सबसे बड़ा अटैक। करमनशाह हमदान में अफरा तफरी। तेहरान में भी इजराइल की एयर स्ट्राइक। ये देख लीजिए, तेहरान में तो एक जेल है एविन, वहां कहते हैं खामेनेई के सारे विरोधी बंद किए जाते हैं, वहां पे भी हमला करके गेटों पे कहा निकल जाओ भाई तुम लोग। वहां एक घड़ी लगाई हुई है सर, जिसको इजराइल के डिस्ट्रक्शन की घड़ी कहा जाता है। शब्द से लोग डर जाते हैं। हाँ, ये घड़ी मोरा दिल धड़के वाला जो है, एक घड़ी वो बाघेरी को भी दी थी यहाँ मुनीर ने, उसका भी यहाँ एक घड़ी बनाई भाई लोगों ने। सीधे पढ़े जाते थे कि ईरान की एयरफोर्स है और आएगी धुआं धुआं कर देगी। आपने सुना एक जहाज नहीं उड़ा उनका, एक जहाज। वो एयरफोर्स है कहां पे ईरान की? सर वो वाले अगर वो उड़ा देंगे फाइटर जेट जो रखे हुए हैं, 80 के दशक के फाइटर जेट जो इनके पास थोड़े बहुत हैं, तो वो उनके कलपुर्जे उड़ते हुए ज्यादा दिखेंगे बजाय इसके, तो वो उड़ा के रिस्क कैसे ले लें? इनको डाउट है कहीं इजराइल तक पहुंचे ना पहुंचे, कहीं बीच में पता लगा सऊदी अरब में गिर गए, इराक में गिर गए कहीं पे। गौरव सचमुच नहीं पहुंचेंगे, रेंज नहीं है जी, वहां पहुंचेंगे नहीं। लेकिन एक बात और है, जो इन्होंने अभी उड़ाया ना वो जगह कर्रम और क्या जी, वहां सारे इनके फतेह मिसाइल्स हैं। ये जो मारा है इस बार, ये बहुत बड़ी बात है। रनवेज को खत्म कर दिया, जो भी छोटे मोटे बेचारे थे उड़ नहीं पाएंगे। हेलीकॉप्टर्स खत्म कर दिए, मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए, और मिसाइल लॉन्चर खत्म किए, अब मिसाइल्स भी खत्म कर रहे हैं। अगर मिसाइल्स खत्म हो गई, इनके पास उस रेंज की मिसाइल्स उड़ी है ना, उसमें से बाकी गंवा दी। अब 200-250 बची होंगी, उसमें मार दिया, पता नहीं कितने चले गए। तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये जो मारा है, इजराइल क्या कर रहा है, चुन चुन के इनके जो भी फैंग्स हैं, हम बोलते हैं ना जो फैंग्स हैं, उसको कट कर रहा है एक के बाद एक। जहर के सारे दांतों को तोड़ा जा रहा है। और ये चुन चुन कैसे, तो मेरे को धर्मेंद्र पाजी भी थोड़ी देर के लिए याद आ गए। ईरान के 6 एयरपोर्ट पर इजरायली हमला, ईरान के 15 फाइटर जेट तबाह, ईरान के F-14, F-5 फाइटर प्लेन्स को भारी नुकसान, बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी। ये देखिए, यही कहा जा रहा था। ये थोड़े बहुत जो जमीन पर सैटेलाइट से जब देखते हैं आप, तो नक्शे के तौर पर जहां भाई लोगों ने थोड़े बहुत अपने प्लेन खड़े हैं, देखो मेरा प्लेन खड़ा है, तो उसको भी उड़ा दे रहे हैं ये। अगर खड़ा तो रहने दो, चल तो वैसे ही नहीं पाएगा। कई जगहों पे लगा दिए जाते हैं ना चौक चौराहों पे इस टाइप से कि ये था पहले लड़ता था। स्टैटिक डिस्प्ले। इनके पास है कौन से वाले फाइटर जेट्स वैसे सर? F-14। अच्छा, पुराने। एक्चुअली इनके पास जो जहाज जितने भी हैं, वो शाह के जमाने के हैं। और इतने पुराने 79 से पहले वाले हैं। तो बाद में जब ये कट्टर सरकारें आई, तो इन्होंने ये तय किया कि हम केवल मिसाइलें बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे, उस पर जोर दिया है। और मिसाइल अगर इनकी रीड है, तो मिसाइल पर भी क्या हो रहा है वो भी देखिए। सारे जहर के दांत तोड़े जा रहे हैं, जैसा कह रहे हैं मार्शल। और ईरान के 6 एयरपोर्ट तबाह हुए हैं इसमें, तबरीज, हमदान, तेहरान, इस्फहान, मशहद, देज़फुल। ये यहाँ कहीं एयरपोर्ट हुआ करते थे वाला, जब इनका नक्शा ये वाला बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्या ईरान को पूरा बदल देने का, मेक ईरान ग्रेट अगेन वाली जो बात है, वो होगा क्या? वही चैप्टर है। देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे ये लोग पीट हेग्सेथ मना कर ले, मार्को रूबियो मना कर ले, तुलसी गैबार्ड मना कर ले, सच बात तो ये है कि ट्रंप के मुंह से बात निकल गई, मेक ईरान ग्रेट अगेन। और जब तक जो हम बात करते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की, कैपेबिलिटी तो आपने फोड़ दी उनकी। आपने उनके न्यूक्लियर पे बम मार दिया, आपने उनके बैलिस्टिक मिसाइल, उनके एयरक्राफ्ट सब में बम मार दिया। अब इंटेंट की बात है, नियत। ईरान की नियत कैसे काटोगे? जब तक इनकी लीडरशिप चेंज नहीं होगी, इनकी नियत नहीं कटेगी। नियत इंसान बांधता है, नियत हथियार नहीं बांधते, नियत इंसान बांधता है। ये इंसानों को निपटा रहे हैं, ये स्टोरी है यहाँ पे। ये जो कह रहे हैं कि ट्रंप के मुंह से निकल गया, हो सकता है अभी उसका टाइम नहीं रहा हो, लेकिन वो आके बोल गए मेक ईरान ग्रेट अगेन। और ग्रेट अगेन मतलब उनकी निगाहों से ग्रेट। तो कैसा होगा समझ लीजिए। इजराइल का ईरान पर मिसाइल से हमला, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने उड़ाई मिसाइल, ये देखिए जरा। लेकिन इसके बीच में एक बात मैं और करना चाहता हूं, अगर वाकई इन्होंने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वाकई तबाही कर दिया, इनके जो बॉम्बर आए थे अमेरिका के, तो इजराइल फिर से फोर्डो पे हमला क्यों कर रहा है? आज फिर हमला किया है फोर्डो पे। ऐसा है, फोटो पे जो हमला किया है, अब ऊपर वाले का सॉर्ट आउट करना है। नहीं सर, वो ये बता रहे हैं कि B-2 बॉम्बर जहां पे छेद करके गए थे ना, वो बड़ा बड़ा जो काला काला से दिख रहा है, उसी में और डाला है। ये तो कहते हैं मैंने मारा, जैसे आपने किसी को मार दिया, उसके बाद भी गोली मारते रहते हैं। को भाई पूरा श्योर कर लें, क्योंकि बीच में कहते हैं हमारा कुछ नहीं गया। अच्छा, लो अब जाएगा। और ये जो आपके जो रनवेज चले गए हैं, इससे इनकी वो ड्रोन जाते थे लॉन्ग रेंज वाले, उनके टेक ऑफ के लिए तो कोई रनवे चाहिए। हाँ, ड्रोन के लिए तो चाहिए। ड्रोन की तो उन्होंने पूरी फ्लीट दिखाई थी, कितने सारे ड्रोन हैं। अब वो कैसे उड़ेंगे? ये भी इनहिबिशन किया है। और अब अगर आप कह रहे हैं, मैंने ये अभी देखा नहीं था, अगर ये वाली बात है, कुछ छेद के अंदर डालते जा रहे हैं। जैसे कई जगहों पे कि अगर भाई ये जो आपके स्ट्रिप्स बनाए गए हैं जहां से फाइटर उड़ेंगे, अगर नहीं कर पाए काम, हमला हो गया, तो इनको एक काम करो, हाईवे से उड़ा दो।
तो ये क्या भाई लोग अपना ड्रोन कहीं हाईवे से भी उड़ा सकते हैं? उड़ा सकते हैं अगर उनको क्लियर हाईवे मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इजराइल ने पूरी एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है ईरान के ऊपर, अगर इनको पता लग गया जहां पे ड्रोन है, ड्रोन के अंदर ही मिसाइल जाएगी। क्योंकि पूरे समय तो अब इजरायली जो है ना, वो पिकनिक मना रहे हैं ईरान के आसमानों के ऊपर। उनको कोई थ्रेट है ही नहीं, क्योंकि आपका एयर डिफेंस पूरा खत्म कर चुके हैं, एयरफोर्स आपकी टेक ऑफ नहीं कर रही है, ड्रोन आपके जमीन पे हैं, तो इजराइल के लिए तो खतरा ही नहीं। देखो 125 एयरक्राफ्ट आए थे मिडनाइट हैमर में, 125 एयरक्राफ्ट से ज्यादा आए, वहां पे उड़ के चले गए। भाइयों को पता ही नहीं लगा कि अमेरिकन कब आए, कब मारा, कब चले गए। और वहीं पे जहां पे हवन कुंड बनाया, उसी में अब इजराइल सामग्री डाल रहा है कि जलता रहे वो। ये बहुत अच्छा शब्द किया, हवन कुंड में आहुतियां अभी और डाली जा रही है उसी जगह पर जहां पर वो कुंड बना गए हैं बॉम्बर्स। आगे देखिए, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर इजराइल का अटैक, कारज में इजराइल ने किया जबरदस्त हंगामा, माफ कीजिए हमला, धुआं हो गया आईआरजीसी का। ये आईआरजीसी के तो ऐसे पीछे पड़े हैं, उनके इंटरनल सिक्योरिटी, उनका बासिज, ये सब जगह पर आईआरजीसी जहां दिख रहा है वहां फोड़े पड़े हैं। उसका कारण है बहुत बड़ा। आईआरजीसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक आईआरजीसी इज डायरेक्टली अंडर द सुप्रीम लीडर। आईआरजीसी इनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खाके में नहीं आता है। आईआरजीसी जो है, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसका एक जमाने में कासिम सुलेमानी, जिसका मैं अभी आपको रेफरेंस दे रहा था, जिसको मार दिया था, वो इसका चीफ था। तो ये जो है, ये डायरेक्टली खमेनेई के अंडर आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा भौकाल है। इनका ईरान की पॉलिटिक्स, ईरान की मिलिट्री पे एक वर्चस्व है। तो जब आप आईआरजीसी को मारते हैं, आप खमेनेई को मारते हैं, इसलिए आईआरजीसी को मारना इंपॉर्टेंट। और दिनेश, और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, आईआरजीसी जो है 79 के बाद आई है रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज के पास एसएस कैप्टन होते थे, एसएस मेजर होते थे। तो ये समझ लीजिए कि उनकी सेना के अलावा ना, ये उनकी धार्मिक सेना है। ये उनका ये जो थियोक्रेसी है, उसकी एक सेना अलग से है, इसीलिए इसको अलग से टारगेट किया जा रहा है। ईरान को कई देश एटम बम देने के लिए तैयार है। अगली खबर देखिए, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने कहा, प्रेसिडेंट के पुतिन के सबसे करीबी मेदवेदेव ने कहा, ईरान की एटमी साइट्स पर यूएस के हमले के बाद कहा कि हम न्यूक्लियर वॉर हेड कोई भी दे सकता है हम में से। ये कहा तो जा रहा है, लेकिन ये कहने तक ही सीमित रहेगा। प्रतिशोध कल इस बारे में बात कर चुका है। कहीं मूड बदल तो नहीं जाएगा मेदवेदेव का? एक दे देते हैं, चलो। कब भी नहीं। अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर कर दिया रशिया ने और ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड दे दिया, तो भाई साहब चाइना पीछे हट जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका कुछ करे ना करे वो बात की बात है, सबसे पहले चाइना अपना हाथ झाड़ेगा, बोलेगा भाई साहब कल से यू आर ऑन योर ओन, तुम अपना मैं तुमको नहीं जानता। नहीं, तुम अपना खाओ, अपना बिल दो भैया। क्योंकि देखिए, एक ऐसी न्यूक्लियर बात है जिसमें, ठीक है, पाकिस्तान बिक गया, AQ खान उनका बिक गया, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बड़े देश केयरफुल रहते हैं। इवन नॉर्थ कोरिया, दे आर एक्सट्रीमली केयरफुल। तो ये मेदवेदेव का एक डेस्परेशन वाला बयान है, और मुझे नहीं लगता कि रशियंस को ऐसा बयान देना चाहिए कि हम किसी को न्यूक्लियर वेपन दे देंगे, वो भी ईरान जैसे रोग स्टेट को। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के समर्थन में क्या कहा गया? ईरान को मिला रूस चीन का समर्थन। पुतिन के साथ मीटिंग करने पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। ईरान ने कहा, इन हालातों में रूस ईरान का करीब आना बेहद जरूरी। अब आप जो ये कह रहे हैं, एक तरफ वो स्टेटमेंट कि हम दे सकते हैं न्यूक्लियर, या कोई भी दे सकता है हम में से जो साथ खड़े, और साथ में ये कहना कि हमको चीन के साथ, दोनों को साथ में आना बहुत जरूरी। देखिए साहब, सिंपल सी बात है, चीन को आज की फिक्र क्या है कि अगर हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो हमारे बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट बात करी है ईरान के अंदर, जो कह रहा है कि 400 अरब डॉलर के जो उसने MOU साइन करे हैं, उसका क्या होगा? ईरान के तेल क्या होगा? देखिए, चाइना की यह फिक्र है। चाइना की यह फिक्र नहीं है कि ईरान में हो क्या रहा है, यानी कि जो ईरान में हो रहा है उसके बाद नतीजे क्या हैं, उसकी चाइना को फिक्र है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अब जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी समय स्पाइरल ऐसा भड़केगा, इसका हाथ से बाहर चले जाएगा, कंट्रोल आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चीन कह रहा है। चीन जो कह रहा है, उसके चीन के इतने इंटरेस्ट वहां पर हैं कि चीन कुछ भी नहीं करेगा। चीन सिर्फ इस वक्त भपकी इसलिए दे रहा है कि फर्दर मत मारो, अब इसको यहां रोक दो, आगे मारने की जरूरत नहीं है, और इस युद्ध को सिर्फ बाइपोलर रहने दो। मतलब इट इज बिटवीन ईरान एंड इजराइल। रूस भी नहीं आने वाला। मैं बिल्कुल आंकड़े से एकदम सहमत हूं, कोई नहीं आएगा इसमें, क्योंकि किसी का इसमें भला दिखता नहीं है। और जहां तक परमाणु बम की बात है, अरे वो कौन किसको देगा? वो दे दिया तो आपने हंगामा क्रिएट कर दिया। यू क्रिएटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। आपकी चादर है, आपने बीच में बम रख दिया, चादर का क्या होगा? चादर का क्या होगा? लेकिन सर, हॉर्मुज के अगर चोक कर दिए जाने की वजह से ये चिंता है, तो हॉर्मुज के चोक करने से होगा क्या, और क्या चीन की सबसे बड़ी चिंता है? ये देखिए जरा, अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बड़ा फैसला, हॉर्मुज
स्ट्रेट, जिसको आप हिंदी में जल डमरू मध्य भी कहते हैं, उसको बंद करने का प्रस्ताव ईरान की संसद में प्रस्ताव पास किया गया। ऑयल एंड गैस की सप्लाई पर बहुत असर पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि भारत में जो आप पेट्रोल डला रहे हैं ये $125 के आसपास पहुंच सकता है और क्रूड ऑयल की प्राइस पहुंच सकती है $80 पर बैरल या इससे ज्यादा हो सकता है इसका दाम। चीन की मेन चिंता यह है कि उसका ज्यादातर उसकी इकोनॉमी को चलाने वाला जो तेल है वो हॉर्मुज से ही आता है। अब ये अगर ऐसा है तो कि ईरान चीन को तेल लेने भेजने वाला है क्या? नहीं, अब देखिए बात यह है कि इसमें अब चाइना के पास दो सूरत हैं, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से सऊदी अरब का है, अगर हूथी वहां पे एक्टिव होते हैं तो सऊदी अरब को भी मुश्किल होगा तेल बेचना, चाहे इधर से बेचे चाहे उधर से बेचे, नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब चाइना और रूस और पास आएंगे क्योंकि रशिया जो है इट इज अमंग द चीफ सप्लायर ऑफ ऑयल टू चाइना। फिर चाइना बोलेगा कि अपनी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करो। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे खेल में ईरान का सिर्फ एक गेम है और ईरान का यह गेम है कि इतना रायता फैलाओ, इतनी मुसीबतें करो कि दुनिया इजराइल और यूएस के ऊपर दबाव डाले और बोले कि भाई साहब हमारी इकोनॉमी आपने तबाह कर दी, देख रहे हो क्या कर रहे हो, बंद करो, ये बंद करो। इसलिए वरना देखिए ईरान से कौन तेल खरीद रहा है आज की तारीख में? ये जो बता रहा है यमन हूती विद्रोही, देखिए ये आप जरा नक्शे में स्थिति के हिसाब से भी समझ लीजिए। ये जो जल डमरू कहते हैं, डमरू बीच में सकरा होता है, दोनों तरफ चौड़ा होता है, तो ये देख लीजिए बीच की ये सक्रिय स्थिति और ये दोनों तरफ चौड़ा। फारस और अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला ये जो स्ट्रेट है इसको आप कहते हैं हॉर्मुज जल डमरू। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब अगर ईरान ये फैसला ले लेता है, ईरान ने अगर ये फैसला लिया है कि इस जगह को चोक कर लिया जाएगा, अगर मान लीजिए यमन के जो हूती हैं वो भी इसके समर्थन में आ जाते हैं और यहां बम मारने लगते हैं, धीरे धीरे ये क्राइसिस हो जाती है, तो ये मुश्किल बहुत हो जाएगी सर। ये लेकिन ये चाइना, माफ कीजिए ईरान, उसका अगर रीजन डेट्रे यही है, इसी को बेच के खाता कमाता है, मान लीजिए उसने कह दिया कि आज से मैं नहीं बेचूंगा, तो तुम्हारी इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल सही आपने मुद्दा पकड़ा। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा इलाका है, जो हॉर्मुज है स्ट्रेट, इसके बाद 3 लोग अधिकार है। यूए का भी अधिकार है, उधर अधिकार इसका ओमान का भी है और ईरान का भी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से उनका सर्वस्व उनका है, उसको बंद करना उनके पार्लियामेंट ने जो बोला है, इसका मतलब यहाँ से जो होगा, जब तक तीनों में आपस में ये बंद करने का फैसला इनका जो अपना SEZ होगा वहीं तक का ले सकते हैं, वहीं तक का ले सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक इनका जो पानी है जहां तक, बस वहीं तक ना। बिल्कुल सही, जो नहीं इनका जो टेरिटोरियल वाटर है वहां तक ले सकते हैं। कुछ कह रहे हैं इसमें गौरव आ रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान ने जब पिछली बार करा था, जब ईरान इराक वॉर हुआ था, सबको सबक सिखाने के लिए इन्होंने सीधा करा। देखिए नेवी उसकी ना के बराबर है, वो मेनलैंड ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल मारता है। अच्छा, इसका यहाँ पे कायदे से तो अपना इकोनॉमिक जोन तक बंद कर सकता है वो, कायदे से। लेकिन जब ईरान बंद करेगा, ईरान बोलेगा इस पूरे इलाके में जो जल डमरू है, इस पूरे इलाके में अगर कोई जहाज का मिसाइल मार देंगे, कहानी खत्म। वो दादागिरी है ना, वो दादागिरी। ईरान के फैसले से एक्शन में अमेरिका, अगली खबर देखिए, अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जल डमरू को बंद ना करे ईरान। अमेरिका ने चीन से दबाव डालने के लिए कहा है। अब अमेरिका चीन से कह रहा है कि तुम उसको बोलो बंद ना करे वहां। तो चीन का 80% जाता है। हाँ, चीन कह रहा है मैं तो यही चाहता हूं। अब मैं कहूंगा अमेरिका का नाम लेके देखो, वो भी यही चाह रहे हैं, तो ये ठीक रहेगा कि तुम ऐसा ना करो जी। लेकिन वही बात है, ईरान में अब बात चल रही है, मरता क्या ना करता। कुछ ना कुछ तो ईरान को रेडिकल करना पड़ेगा, क्योंकि अब IAEA का भी फैसला आ गया है, उनकी भी रिपोर्ट आ गई है कि कुछ तो भयानक हुआ है फर्डो में। अच्छा, कुछ तो खतरनाक हुआ है वहां पे। अब देखिए वो लोग एक्सेस तो दे नहीं रहे किसी को, लेकिन वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है। अब ये रजीम, आप देखिए ना, 2-3 चीजें खमेनेई ने अपने सक्सेसर के तीनों के नाम बता दिए कि इनमें से देख लो। अपने बेटे को अलग कर दिया उसने, मुस्तफा को अलग कर दिया। तीसरी चीज है कि आपने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे प्रहार करा अमेरिका ने। चौथी बात है उनकी बैलिस्टिक मिसाइल, उनके ड्रोन का जो सिस्टम था, लॉन्चर थे, आपने नस्ते नाबूद कर दिया। अब ईरान करे तो क्या करे, और अगले 1 हफ्ते 10 दिन में जो इजराइल के ऊपर मिसाइल मार रहा है, उसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये जो अभी अटैक हुआ है अमेरिकन बेसिस पे, अभी तक आपने देखा पिछले 8-10 दिनों से इनके प्रॉक्सीज अटैक नहीं कर रहे थे। लेकिन उस समय तक, मान लीजिए जब तक इनको ये समझ में आता है कि अब तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है सर्वाइवल, तब तक अगर इन्होंने हॉर्मुज को बंद रखा तो क्या बड़ा आप एनर्जी क्राइसिस देखते हैं, खास तौर से एशिया में? शुरू हो गया है। हाँ। नहीं देखिए ऐसा है, लेकिन फिर भी हर देश के पास अपने 20-25 दिन का स्टॉक रहता है, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएट क्राइसिस होगी। और अभी ये बंद नहीं हुआ है। मेरा आकलन ये है कि हॉर्मुज को बंद करना इनके लिए ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये जो ईरान से आने वाला तेल है, एक तो ये सस्ता पड़ता था,
दूसरा इसका इंश्योरेंस वगैरह में भी उतना नहीं लगता था जितना रशिया से आने वाले में लगता था। आपने सही बात कही, इसलिए ये वाली बात बढ़ गई है। अभी क्या होगा, वहां से जितने भी आएंगे शिप्स, उसमें इंश्योरेंस ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसकी वजह से तेल का